तो सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। आज जो है मित्र कौस्तुभ त्रिपाठी के कारण मुझे मार्गदर्शन आईएएस कोचिंग से श्री वीरेंद्र ओझा सर के निवास स्थान से पढ़ाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रेगुलर की तरह जैसे ही हमारी क्लासेस थर्सडे और फ्राइडे अब हो गई हैं इवनिंग में शाम 4 से 5, ठीक है। और जो है हम प्रयासरत रहेंगे कि हमारी क्लासेस जो है ऐसे ही डेली चलती रहें और किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान ना आए। तो आइए हम लोग आज की जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। जी विवेक शुक्ला जी प्रणाम, जी सुनील जी, सत्येंद्र कुमार टाइगर जी गुड इवनिंग। तो आप लोगों को जो है मैंने लास्ट क्लास जो कराई थी, मैंने आपको जो हमारी क्लासेस हुई हैं लास्ट में जो टॉपिक चल रहा है, आइए पहले उसे मैं बता दूं, उसका इंट्रो दे दूं, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन देखने के बाद हम प्रयास करेंगे कि हम आगे की क्लास स्टार्ट करें। तो जो है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे घटते से बढ़ते क्रम में, और हम लोगों ने सूट इन स्पेशल केसेस सेक्शन 89 से लेकर के 893 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ कवर किया था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट अंडर सेक्शन 89। फिर हम लोगों ने स्पेशल केसेस देखे सेक्शन 90 में। फिर हम लोग गए पब्लिक न्यूसेंस के मैटर पे, फिर हम लोग गए पब्लिक चैरिटीज़ को लेकर के, और हमने वहाँ पर कवर किया सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 93। साथ ही साथ हमने कुछ प्रोसीजरल पार्ट को भी वहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। इतना कर लेने के बाद हम लोग जो है सूट इन पार्टिकुलर केसेस पार्ट 4 स्टार्ट हमने किया। लास्ट की जो हमारी क्लास हुई थी, जो मेरी 14वीं क्लास थी, उसमें हमने देखा था सूट इन पार्टिकुलर केसेस पार्ट 4, और इसको स्टार्ट किया था हमने। जी दीपक यादव जी गुड इवनिंग, संजय त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, अंकित प्रजापति जी गुड इवनिंग। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे एडमिन बार बार आप लोगों को कहते रहते हैं और इससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा जो टारगेट है कि हमारी क्लासेस का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, इसलिए हम प्रयासरत रहते हैं कि आप लोग जो है इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम देखते हैं कि हमने लास्ट की क्लास में क्या कवर किया था और आज हमें क्या पढ़ना है। जी मौजम खान जी गुड इवनिंग, गुलिस्तान परवीन जी गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट, ये जो पोर्शन था ये हमने लास्ट की क्लास में कवर किया था, जो कि सेक्शन 79 से लेकर के 82 में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कवर करता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इस पार्ट में? तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है सूट बाय एलियंस और बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, एनवॉयस, सेक्शन 83 टू सेक्शन 87A। देन आफ्टर हम आज ही कवर करेंगे क्या? सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट, सेक्शन 87B। आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो सेक्शन 83 टू सेक्शन 87B रहेगी। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो इंटर प्लीडर सूट पे रहेगी, सेक्शन 88 रीड विथ ऑर्डर 35। और जब कल की क्लास कंप्लीट होगी तो हम प्रयास करेंगे कि हमने जो भी पार्ट 4 में पढ़ा इसका एक रिवीजन सेशन चला दिया जाए, ताकि सबका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए। और जो रिवीजन सेशन होगा ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले मैं बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ा, और उसके बाद हम देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर होंगे सेक्शन 79 टू सेक्शन 82। तो प्लीज़ आप लोग मुझे आंसर करिए कि हमने यह किस सेक्शन में पढ़ा था कि अगर हमें स्टेट के खिलाफ सूट लाना होगा तो हम टर्म देंगे द स्टेट, और अगर हमें यूनियन के खिलाफ सूट लाना होगा तो हम वहाँ पर टर्म देंगे केस के नाम में पार्टीज़ का यूनियन ऑफ इंडिया। प्लीज़ आप लोग आंसर करिए। जी गुंजन मेहरा जी गुड इवनिंग, अंशु तिवारी जी गुड इवनिंग। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा था सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सूट हमें लाना है स्टेट के खिलाफ तो वहाँ पार्टीज़ का नाम देते समय हमें द स्टेट यूज़ करना होगा, और जब हम यूनियन के खिलाफ लाएंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया। आपने काफ़ी केस भी पढ़े होंगे जहाँ पर ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रहता है या बी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रहता है। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए।
जी सत्येंद्र जी, सही है आपका आंसर। दिव्यांशी जी, संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सौरभ विद्रोही जी, प्लीज़ आप भी आंसर करिए। गुड इवनिंग। तो हमने सेक्शन 79 में इस चीज़ को पढ़ा। फिर आप लोग प्लीज़ आंसर करिए कि नोटिस को लेकर के हमने किस सेक्शन में प्रोविज़न देखा था, और वहाँ पर जो टाइम पीरियड हमने देखा था कि हमें प्रायर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले, मतलब सूट लाने से पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड के पहले एक नोटिस सर्व करनी होगी। तो प्लीज़ आप लोग दोनों आंसर जो है एक ही आंसर के साथ प्लीज़ मुझे आंसर करिए। जी दिव्यांशी जी, सेक्शन 80 आपका आंसर बिल्कुल सही है। और भी भाई या और भी मेरी बहनें जो भी क्लास देख रहे हों, प्लीज़ आप लोग आंसर करते रहिए। इससे क्या होता है, एक रिवीजन हो जाने के बाद हमारी पीछे की जब चीज़ें क्लियर रहती हैं तो आगे की भी चीज़ें पढ़ने में काफ़ी सहूलियत रहती है। जी दिव्यांशी जी, धन्यवाद। जी सौरभ जी, बहुत बढ़िया। सेक्शन 80 जी पंचराज यादव भैया, तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि हमने पढ़ा था कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का हमने नोटिस देखा था कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जनरली केसेस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कभी भी कर सकती है, वहाँ प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आप सूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट के खिलाफ लाते हैं या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ लाते हैं, तो आपको एक नोटिस देना होता है, और वो नोटिस को लेकर के, प्रायर नोटिस को लेकर के एक टाइम पीरियड बताया है। जी संजय त्रिपाठी जी, सेक्शन 2 मंथ। जी जी विवेक शुक्ला जी, धन्यवाद। सौरभ सिंह जी, 2 मंथ। गुंजन मेहरा जी, गुंजन जी आप प्रयास करिए कि आज की आप क्लास करिए, और उसके बाद जो भी हमारे वीडियोस YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ जा कर के हमारी जो पहले की वीडियोस या पहले की क्लासेस जो हमने ली हैं उसके वीडियोस को देखिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी डिक्री पास होती है या तो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके लिए एक टाइम पीरियड बताया था कि उस टाइम पीरियड के बाद ही वो डिक्री कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट होगी। तो प्लीज़ आंसर करिए कि ये किस सेक्शन में प्रोविज़न था और वह क्या टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के बाद ही अगर हम इन बॉडीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, सिविल सूट लाते हैं और उसमें हमारे फेवर में डिक्री पास होती है, यानी कि हम डिक्री होल्डर बन जाते हैं और गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर क्या बनता है, जजमेंट डेटर। तो हमें अगर डिक्री एग्जीक्यूट करानी है तो वो डिक्री कुछ एक टाइम पीरियड के बाद ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसको लेकर के हमने प्रॉपर एक सेक्शन देखा था और एक टाइम पीरियड देखा था। जी गुलिस्तान जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 2 मंथ की प्रायर नोटिस होती है। अब प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड को हमको फॉलो करना होता है। तो वो जो पार्टिकुलर टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड क्या है और यह प्रोविज़न किस सेक्शन में कवर किया है। दिव्यांशी जी, सेक्शन 82। दिव्यांशी जी प्लीज़ आंसर को कंप्लीट करिए, मैंने टाइम पीरियड भी पूछा है, बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंकित प्रजापति जी, सेक्शन 82। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि वो टाइम पीरियड क्या है। जी 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 पंचराज भैया, बिल्कुल आपका आंसर सही है। 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ ही हम क्या कर सकते हैं, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जो है जी गुलिस्तान जी, सेक्शन 82। टाइम पीरियड भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी में या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि वहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 82 में कि अगर इन बॉडीज़ के अगेंस्ट आपने एक सिविल सूट लाया तो सिविल सूट लाने से पहले आपको प्रायर 2 मंथ नोटिस देनी होगी, और जब आपके फेवर में कोई डिग्री पास होगी तो जो वो डिग्री आपके फेवर में पास होगी वो डिग्री को आपको अगर एग्जीक्यूट कराना है तो आप एक 3 मंथ बीत जाने के, मतलब कि 3 मंथ टाइम पीरियड के बाद ही वह क्या कर पाएंगे, डिग्री के लिए एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो है कि कुछ सर्वर की प्रॉब्लम से हमारा लिंक जो है टूट गया था, तो हमने दोबारा से दूसरे लिंक को शेयर किया है। अगर आप लोगों को लगे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। हालांकि आइए, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे,
और आज के टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अब जो है कि आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको ना तो किसी अन्य एक्ट की बेयर की हेल्प लेनी है आज की क्लास में, और ना ही हमें प्रोसीजरल पार्ट में जाना है। हमें टोटल सब्सटेंटिव पार्ट में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसे हमें कवर कर लेना है। मैं कुछ केस लॉज आपको बताता चलूँगा, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि उन केस लॉज को आप नोट करते चलें, क्योंकि एक दो केस लॉज ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ी सी टर्म्स जो हैं टिपिकल यूज़ किए गए हैं या प्रोविज़न थोड़ा टिपिकली इसमें दिया गया है, तो ये आप जो है एक बार अगर समझ लेंगे तो ये हो सकता है कि आपको दोबारा पढ़ने की या कहीं अन्य किसी भी चैनल से या किसी भी टीचर से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्लीज़ आप लोग जो है नए लिंक को अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। अन्यथा आप अपनी क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं, या कुछ देख लेते हैं, कुछ वेट कर लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट आ जाएं, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब आज की हम क्लास देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी अन्य बेयर या प्रोसीजरल पार्ट में बिना गए हम आज की क्लास को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्सटेंटिव पार्ट में ही सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब सब्सटेंटिव पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि आज की हमारी क्लास चलेगी सूट बाय एलियंस और बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, एनवॉयस, सेक्शन 83 टू सेक्शन 87A, और इसके बाद पढ़ेंगे सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट, सेक्शन 87B। इसको लेकर के आज का हमारा क्लास रहेगा, और इसको लेकर के हम सारे प्रोविजंस अपने सिविल प्रोसीजर कोड में पार्ट 4 में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 87A क्या कहता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बेयर में सेक्शन 87A, जिसने भी बेयर ली हो, प्लीज़ आप अपने बेयर में सेक्शन 87A देखिए। तो जब आप सेक्शन 87A पढ़ेंगे तो सेक्शन 87A में फॉरेन स्टेट को डिफाइंड किया है और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट। और जब मैं आप लोगों को बता रहा था फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि सीपीसी में ना केवल फॉरेन कोर्ट, ना केवल फॉरेन जजमेंट, बल्कि फॉरेन स्टेट और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट को भी डिफाइंड किया गया है। हालांकि यह डेफिनेशन क्लॉज में हमने कवर किया था, और फॉरेन रूलर और फॉरेन स्टेट के लिए हमने देखा था सेक्शन 87A। तो फॉरेन स्टेट और फॉरेन रूलर को क्या डिफाइंड करता है, आइए हम देखते हैं सेक्शन 87A। और जिसने भी बेयर ली हो, मैं फिर कहूँगा कि आप अपनी प्लीज़ बेयर को देखिए और बेयर की हेल्प लीजिए। जी राहुल जी प्रणाम। तो सेक्शन 87A कहता है कि फॉरेन स्टेट मीन्स एनी स्टेट आउटसाइड इंडिया विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड रूलर मीन्स द रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट और द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ हेड ऑफ दैट फॉरेन स्टेट। तो ये सिंपल सी बात कहता है कि फॉरेन स्टेट की डेफिनेशन को लेकर के सेक्शन 87A या फॉरेन रूलर रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट को लेकर के सेक्शन 87A सिंपली कहता है कि कोई भी कंट्री जो कि आउटसाइड इंडिया है, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है तो वह क्या होगा, वह होगा फॉरेन स्टेट। सिंपल सी डेफिनेशन देता है। फिर रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट को लेकर के भी यही कहता है
कि जिस किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया होगा एज अ रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट, वह रूलर एज अ फॉरेन स्टेट, वह होगा रूलर एज अ रूलर हमारे इस प्रोविज़न में, यानी कि पार्ट 4 में वही होगा रूलर। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं जब वह क्लास ले रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेन रूलर और फॉरेन स्टेट भी सीपीसी में डिफाइंड है। ये हालांकि सेक्शन 2 में डिफाइंड है डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 क्लॉज 4 या सेक्शन 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6। और फॉरेन स्टेट या रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट आपका डिफाइंड है सेक्शन 87A में। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सेक्शन 87 में ये सारी बातें की हुई है, ये सारे प्रोविज़न दिया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस लॉज अगर बताऊं तो आप नोट करते चलिएगा। तो ये केस है मिर्ज़ा अली अकबर वर्सेस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक 1996। मिर्ज़ा अली अकबर वर्सेस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक 1996, यह सेक्शन से ही रिलेटेड केस है और यह पूरे पार्ट में ही चलेगा। मिर्ज़ा अली अकबर वर्सेस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक 1996। और इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सूट वुड बी इन द नेम ऑफ स्टेट वेदर बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर। तो जब भी कोई सूट लाया जाएगा किसी फॉरेन स्टेट या रूलर के अगेंस्ट तो उस स्टेट के ही नाम से लाया जाएगा। और अभी मैं आगे आपको और जब प्रोविजंस बताऊंगा तो हम इसको को रिलेट करके देखेंगे कि क्या यह सीपीसी के किसी सेक्शन से यह मिलता जुलता है या किसी और सेक्शन में ही कुछ ऐसी बात कही है। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए सेक्शन 87A क्लॉज 1 के साथ मिर्ज़ा अली अकबर वर्सेस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक 1996। अब देखते हैं कि सेक्शन 87A में क्लॉज 2 दिया हुआ है और वो क्या कहता है। तो सेक्शन 87A में क्लॉज 2 पे जाने से पहले हम लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लेना चाहिए। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं और वहाँ हम पढ़ते हैं सेक्शन 56 टू लेकर के सेक्शन 59, और वहाँ हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट में सब कुछ प्रूव करना है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कोर्ट जिस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेगी आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कहता है सेक्शन 56 टू लेकर के 59 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि किन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सेक्शन 57 में एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है जिस लिस्ट में बताया है कि जो भी जुडिशियल नोटिस होगा वह किस किस मैटर पे कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, और जिस जिस मैटर पे भी जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि सेक्शन 87A के क्लॉज 2 क्या कहता है। तो सेक्शन 87A का क्लॉज 2 सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है कि दैट अ स्टेट और हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट अ पर्सन हैज़ और हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या कहता है कि हर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी इस फैक्ट का कि कौन सा स्टेट रिकॉग्नाइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कौन सा रूलर फॉरेन स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेगी कोर्ट, और जब कोर्ट एक बार जुडिशियल नोटिस ले लेगी तो इस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत फर्दर नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने समझा सेक्शन 87A को। आज की क्लास में आज के टॉपिक को कवर करने से पहले सबसे पहले इसी को समझना या इसी को जानना जरूरी था। तो मुझे लगता है कि ये सेक्शन 87A जो है सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब सेक्शन 87A को पढ़ने के बाद हमें जो अगला सेक्शन पढ़ना चाहिए वो होगा सेक्शन 87। तो सेक्शन 87 प्लीज़ आप लोग अपनी बेयर में देखिए कि सेक्शन 87 क्या कहता है। और सेक्शन 87 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमने सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 79 पढ़ा था, और सेक्शन 79 में हमने क्या पढ़ा था कि हमें
अगर यूनियन के खिलाफ कोई सूट इंस्टीट्यूट करना था सिविल, या स्टेट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना था सिविल, तो यूनियन के केस में हम उसको नाम दे रहे थे पार्टीज के तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट को नाम दे रहे थे द स्टेट। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 79 में। सेम सेक्शन 87 भी यही बात करता है। तो ये ज़रूरी था आपको याद दिलाना, ताकि 87 को समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं सेक्शन 87 की बेयर रीड करता हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी बेयर देखिए, और उसके बाद हम समझते हैं कि सेक्शन 87 क्या कहता है। तो सेक्शन 87 का मार्जिनल हेड कहता है कि स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर एज पार्टीज टू द सूट। तो क्या नाम दिया जाएगा फॉरेन रूलर के केस में अगर हम उनको पार्टी बनाते हैं किसी सिविल सूट में? तो कहता है कि द रूलर ऑफ अ फॉरेन स्टेट मे स्यू एंड शैल बी शूड इन द नेम ऑफ हिज स्टेट। तो जो भी फॉरेन रूलर या स्टेट को हम स्यू कर रहे हैं, सिविल सूट ला रहे हैं, वह उनके स्टेट के नाम पे ही लाएंगे। जैसे हम यूनियन के केस में यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट के केस में द स्टेट यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसके प्रोविज़ो को भी समझना जरूरी है। तो सेक्शन 87 का प्रोविज़ो क्या कहता है? तो वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन गिविंग द कंसेंट रेफर्ड अंडर इन टू सेक्शन 86 द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द रूलर में बी स्यूड इन द नेम ऑफ एन एजेंट और इन एनी अदर नेम। तो यहाँ सिंपल सी बात कहता है कि जैसे धारा 86 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंसेंट देती थी, अगर वह दे देती है, अभी हम देखेंगे सेक्शन 86 क्या कहता है, यानी कि 86 क्या कहता है। यहाँ आप बस ये समझिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कह दे रही है कि आप किसी भी रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट या फॉरेन स्टेट को स्यू कर रहे हैं, तो आप उनके स्टेट के नाम पे स्यू ना करके किसी एजेंट का नाम दे दीजिए या किसी अन्य नाम से सूट लाइए। इससे क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सामने वाले राज्य या सामने वाले राज्य के रूलर की छवि का भी ध्यान रखा जाता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट दे देती है और आपको गाइड करती है कि आप यह पार्टिकुलर नाम यूज़ करिए, तो उस केस में जब भी आप कोई सूट लाएंगे किसी फॉरेन स्टेट या रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट, तो आप पार्टिकुलर उसी नाम से केस की कार्रवाई को चलाएंगे और उसको एज अ पार्टी उसी नाम से केस चलेगा। तो यही कहता है सेक्शन 87। तो हमने सेक्शन 87A देखा, जहां हमने फॉरेन स्टेट को समझा, फिर हमने रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट को समझा, फिर हमने देखा कि अगर पार्टीज़ बना रहे हैं, यानी कि अगर हम कोई सूट ला रहे हैं किसी रूलर या फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट, तो हम उसे क्या नाम देंगे। तो जनरल रूल क्या कहता है कि उसी स्टेट के नाम से, लेकिन इसका प्रोविजो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, और वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको गाइड करे या कंसेंट दे दे, तो आप किसी अन्य नाम से यह सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो हमने सेक्शन 87 को देखा और 87A को देखा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब हमने सेक्शन 87A और 87 समझ लिया। अब चलते हैं हम सेक्शन 83 पे। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 83 देखिए। अब 83 मुझे लगता है कि सबने अपनी बेयर में खोल लिया होगा। तो आइए मैं रीड करता हूं कि सेक्शन 83 क्या कहता है। इसको